Hello everyone, welcome back to Commerce Education Hub. Today, we will be unlocking a very important topic which comes under the Indian Contract Act 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में हमने कल देखा था लास्ट क्लास में ऑफर, एड ऑन के साथ में एक्सेप्टेंस and then it came to agreement and the last in written form and which should be enforceable at law and registered with duly stamping, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. तो आज हम देखेंगे इसी कॉन्ट्रैक्ट के जो हमारे प्रकार हैं यानी कि टाइप्स. ये अनुबंध के जो प्रकार हैं यानी कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी आर गोना कवर इट ऑन. ओके, सो लेट्स बिगिन. अब इसमें देखिए क्या है, यहां पर आपको दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है, ए एंड बी. ओके, सबसे पहले जो ए वाला है इसमें आपके आते हैं बेसिक टाइप्स. क्लियर. और बी पार्ट में आपका आएगा ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या फिर आप इसे कह सकते हैं क्रिएशन. क्लियर. सो सबसे पहले हमने देखना है यहां पर जो हमारे बेसिक टाइप्स हैं. ओके, सो बेसिक टाइप्स में सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आई एम पुटिंग द इन्वर्टेड कॉमा बट यू शुड हैव रिटन इट इन फुल फॉर्म. क्लियर. सो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? रिटन फॉर्म में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और फुल्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए. इट मीन्स यानी कि एनफोर्सेबल एट लॉ, जिसे हमारा कानून वैलिड माने, वैध माने, और वो टोटली आपका एक लीगल बिजनेस होना चाहिए. पार्टी ए हो, पार्टी बी हो, सेलर हो, बायर हो. क्लियर. चाहे आपका मार्केट में रिलेटेड कोई भी होलसेलर, रिटेलर या किसी प्रकार का मिडिलमैन हो, पूरा आपका जो एक व्यापार है स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल या लार्ज स्केल, डिपेंड आउट करता है कोई सा भी, वो आपका लीगल होना चाहिए, साथ ही साथ रिटन फॉर्म में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में, और आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपको उसी के अकॉर्डिंगली चलना होता है. क्लियर. सो यहां पर हमने देखा कि सबसे पहला आपका जो बेसिक टाइप है वो आ गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. द सेकेंड वन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है आपका वॉइड. वॉइड मींस एक इलीगल बिजनेस स्टार्टर है, या फिर आपने बिजनेस स्टार्टअप तो कर दिया है इन द मिडिल और इन द बिगिनिंग और इन द लास्ट, ए से लेकर जेड तक कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पर अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट आपने कस्टमर्स को कमिट किया हुआ था या गवर्नमेंट को आपने कमिट किया हुआ था कि साहब हम तो ये प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपने उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई इलीगलिटी शुरुआत कर दी या कोई ऐसा पॉइंट ऐड ऑन कर दिया उसके प्राइस से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड, सो वो टोटली आपके लिए कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक कैसा अनुबंध हो जाएगा, वॉइड. ओके. द थर्ड वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक होती है आपकी पार्टी ए, दूसरी है आपकी पार्टी बी. सो फर्स्ट पार्टी या फिर सेकंड पार्टी, दोनों में से कोई भी एक, एनी ऑफ द वन, अगर उनमें से कोई भी उसमें बिजनेस में आपके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दरमियान बना के रखे हुए हैं, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप उन मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के एजीएम मींस एनुअल जनरल मीटिंग्स में उसने एक ऐसा पॉइंट रख दिया जो कि उसके बिजनेस में दूसरी पार्टी के माध्यम पर, ठीक है, दूसरी पार्टी यानी कि एक आप कह लीजिए कि ए थी पार्टी और पार्टी बी थी, अब ये कौन सी आ जाएगी, सी. सो बोथ द पीपल, ठीक है, टुगेदरली फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन द बिगिनिंग. शुरू में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बट लास्ट में उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टी बी या फिर पार्टी ए एक ऐसा पॉइंट ऐड ऑन कर दे जिसमें पार्टी सी को इंक्लूड किया जा रहा है और जो कि किसी भी एक पार्टी के माध्यम से या पार्टनर्स के माध्यम से एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है. इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल देन द सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. नाउ द फोर्थ वन, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर. तो ये जो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें क्या है,
कि देखिए आप के बिजनेस में स्मॉल, मिडिल या लार्ज स्केल आपने एक बिजनेस सेटअप किया, बीच में आपके बिजनेस में अगर आप कोई चीज ऐसी गलत कर जाए, नोइंगली या अननोइंगली, क्लियर, कोई भी आपका बिजनेस का पार्टनर हो या आपका होलसेलर, रिटेलर या XYZ, कोई भी आपका इन्वेस्टर हो या फाइनेंसर जिससे आपने मार्केट में लोन उठाया हुआ है और अपने कैपिटल को जनरेट किया हुआ है, किसी के भी XYZ माध्यम से जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, एक ऐसी नोइंगली या फिर अननोइंगली एरर या मिस्टेक कर दी जाए। अब एरर तो चलो ठीक है, सॉल्व आउट हो सकता है, मिस्टेक मैनुअली भी हो सकती है और टेक्निकली भी हो सकती है, मनुष्य के माध्यम से भी हो सकती है, या फिर आपका कोई भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर था, या आप कह लीजिए आपकी कोई जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन थी उसमें, या आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी XYZ चीज ऐसी आ जाती है जिसमें आपके बिजनेस में किसी प्रकार का एक एरर या मिस्टेक जनरेट हो जाए। अब उसे अगर आपको, ठीक है, सही करना है तो आप किसके पास जाएंगे? कोर्ट ऑफ लॉ के पास। वाई? बिकॉज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड टू यू इन द बिगिनिंग बाय कोर्ट ऑफ लॉ, and now here and then you will have to again go to the court and the submitting of all the documents will be done and thereafter clarification will be given by both the parties और लास्ट में उस एरर या मिस्टेक को आप सॉल्व आउट कर देते हो। सो इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहलाएगा? यानी कि गलतियां अगर हुई हैं आपसे, एरर या मिस्टेक, नोइंगली या अननोइंगली, उसको सुधारा जा सकता है और दोबारा जब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्रेम आउट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सो यहां पर हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारे बेसिक टाइप्स हैं वो क्या है? एक तो आपका हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, द थर्ड वन इज वॉइडेबल एंड द फोर्थ वन इज नोन एज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दीज आर द 4 बेसिक टाइप्स विच नीड टू बी मेड। क्लियर? अच्छा, अब इस पार्ट को अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या क्रिएशन, यानी कि एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज फ्रेम्ड इन द बिगिनिंग, ये उस चीज के लिए है। फॉर्मेशन या फिर क्रिएशन, फॉर्मेशन मींस आप कर रहे हैं, क्रिएशन यानी 50% प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम आउट हो चुका था और फिर उसमें आप उस टाइप्स को इंक्लूड आउट करते हैं। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, क्रिएशन अलग आपका टाइप हो जाता है, बेसिक टाइप्स आपके अलग है। सो यहां पर जो सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपके फॉर्मेशन या क्रिएशन में, वो जाना जाता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड एज यू कैन सी ओवर हियर दैट द एक्ट इज रिटन, यानी कि ये हमारे लिए एक अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम, इसमें जो ये हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए एक सेक्शन यानी कि धारा का यूज हमें भी करना होगा। क्लियर? सो यहां पर जिस धारा का हम यूज करेंगे यानी जो सेक्शन लगेगा यहां पर, वो रहेगा आपका सेक्शन 9। ओके, सो व्हेन यू गाइज विल बी प्रिपेयरिंग द नोट्स और राइटिंग इट इन द एग्जामिनेशन और लर्निंग इट, आप इसे कैसे पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 9 डिफाइंस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो सेक्शन 9 हमें क्या बता रहा है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मींस यानी कि आपके बिहेवियर पर डिपेंड हुआ था। कोई भी एक पार्टी थी, ऑफर लेकर के गई या फिर उसको एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करवाया गया, सो वो किस फॉर्म में होगा? 2 ही फॉर्म्स हैं, ओरल यानी कि मौखिक और रिटन यानी कि लिखित। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और यू कैन से द मीडियम्स और द मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग। ठीक है, आपका जो भी ऑफर या प्रपोजल पर जो भी आपके वर्डिंग्स थे उनको आपने किस फॉर्म में दिया? ओरल या फिर रिटन। सेक्शन कौन सा लग गया? सेक्शन 9। द सेकेंड वन, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगेन यहां पर जो सेक्शन यूज होगा वो होगा आपका सेक्शन 9। क्लियर? सो अब आप देख सकते हैं कि इंप्लाइड में आपका ना ही ओरल फॉर्म आता है और ना ही रिटन फॉर्म आता है। दोज पीपल हु आर डेफ एंड डम, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है, अब उनके साथ में भी जरूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। ऐसे लोग किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं या आप कह सकते हैं किसी प्रकार के अनुबंध में शामिल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन कौन सा यूज होगा? सेक्शन 9, यानी कि नो ओरल और रिटन फॉर्म। आप यहां पर अपने बिहेवियर से उसे एक्सप्रेस आउट करते हैं। नाउ
द थर्ड वन, इसे हम जानते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से। ओके, जब सेक्शन यहां पर कौन सा यूज होगा, सेक्शन 68 टू सेक्शन 72। सेक्शन 68 धारा 68 से लेकर धारा 72 तक इसे स्पेसिफाई किया गया है, इसे डिटेल्ड आउट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ इस एक्ट में आप कह सकते हैं, वो कहना ज्यादा उचित होगा। क्लियर। सो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये बेस आउट करते हैं जस्टिस और आपके गुड टर्म्स पर। ठीक है, जो जस्टिस होता है या फिर आप कह सकते हैं गुड टर्म्स। क्लियर। अब इसमें जस्टिस या गुड टर्म्स से क्या आश्रय हो रहा है, इट मीन्स या इट डिफाइंस दैट दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर बेस्ड ऑन गुड टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना प्रोडक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट पे मैं सेंड आउट कर रहा था आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, मुझे डिलीवरी करनी थी। अब मेरे प्रोडक्ट की डिलीवरी मैं अपने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वहां तक पहुंचाता हूं, बट किसी एरर या टेक्निकल या मैनुअल फॉल्ट की वजह से या मिस्टेक की वजह से, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट वहां ना पहुंच करके जिसके पास पहुंचना चाहिए था, किसी अन्य पार्टी के पास में वो प्रोडक्ट रीच आउट हो जाता है। एंड इन द सेम केस व्हाट एल्स कैन बी डन, अब जिस रॉन्ग पार्टी के पास मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया किसी भी मैनुअल या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, XYZ चलान में मिस्टेक हो गई या एड्रेस ट्रैक ऑन करने में मिस्टेक हो गई आपके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले बंदे के माध्यम से, तो ऐसे में वो प्रोडक्ट रीच आउट कर दिया एक ऐसी पार्टी के पास जिसने वो ऑर्डर नहीं किया था और ना ही मैंने उसका ऑर्डर लिया था, बट स्टिल वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। इन दैट केस वो पार्टी क्या करेगी कि मुझे वो प्रोडक्ट या तो वापस लौटा दे या फिर वो उस पार्टी को लौटा दे जिसके पास में मुझे वो प्रोडक्ट पहुंचाना था। और इन दैट केस अगर वो ऐसा करता तो उसके एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे मीट आउट होंगे, and I will have to meet those expenses. I will have to return those expenses timely and true to what he or she has made. जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस मीट आउट किए थे, मुझे वो एक्सपेंसेस मीट आउट करके उन्हें रिटर्न आउट करने होंगे, और वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, गुड टर्म्स। सो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी मेरा प्रोडक्ट रॉन्गली कहीं और पहुंचा लेकिन उसने उसे सही जगह पहुंचा या मुझे रिटर्न आउट किया और मैंने उसके एक्सपेंसेस को मीट आउट कर दिया, तो वो क्या हुए, गुड टर्म्स हो गए। तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो हियर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और क्रिएशन वी हैव सीन दैट वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। द फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस, in which the section will be used as section 9. In the second one it is known as implied, the section will be used as section 9 again, and in the third one the quasi contracts is defined under the section 68 to 72. Okay, so kindly study the same from your book and prepare your own notes. Thank you.